अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस को स्टार्ट किया था पास पेपर के। ऑल दोज एमसीक्यू दैट आई हैव कंपाइल्ड फ्रॉम पास पेपर्स विच इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सॉल्व किया था। और आज जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एंजाइम्स। सही है, एंजाइम्स को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। तो अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम का टॉपिक देखो जी। अब यहाँ पे बेटा देखो, पहला एमसीक्यूज़ क्या लिखा है। आसान आसान एमसीक्यूज़ हैं, इसके मुश्किल तो है ही नहीं। विच ऑफ द व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कैटलिस्ट। कौन सा इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तमाम कैटलिस्ट के अंदर होती है। पहला लिखा है दे आर ब्रोकन डाउन इन अ रिएक्शन, ये ब्रेक हो जाते हैं रिएक्शन में। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्या ये प्रोटीन के बने होते हैं। सारे कैटलिस्ट की बात की गई है। यहाँ पे बायो कैटलिस्ट लिखा होता तो हम कह सकते थे कि प्रोटीन, तब भी नहीं कह सकते थे क्योंकि राइबोजाइम्स भी है, वो भी कैटलाइज करता है, वो प्रोटीन का नहीं बना होता। तो ये भी नहीं है। दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, ये चेंज नहीं होते रिएक्शन की वजह से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन हो। दे कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात गलत है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं जब भी तो कैटलिस्ट कहला रहे। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो ये कह रहा है कि भाई ये क्या करते हैं, चेंज नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ ड्यू टू देयर, एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो क्यों होती है, वो उसकी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। सही है, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्टिव साइट के ऊपर उसकी जो शेप होती है, इन सारी चीज़ों की वजह से डिपेंड करती है। सही, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक फेडरल की बुक में बहुत अच्छी तरह से गिवन है। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दैट। इफ़ टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एंजाइम बिकम, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो एंजाइम जो है, एक कह रहा है डीनेचर, एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहा है, एंजाइम डोरमेंट रह रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है फ्रीज हो जा रही है, रुक जा रही है, इतनी स्लो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जा रही है, तो ये डोरमेंट तो जा रहा है। अच्छा भाई, अगली बात क्या की गई है, कहाँ चला गया। अगली बात बेटा ये की गई है कि हाँ, व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जॉइंस विद एंजाइम इट फॉर्म, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ ज्वाइन होता है तो वो क्या बनाता है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो एंजाइम के मिलते हैं तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हॉलो एंजाइम बनाते हैं। सही है, यही ज़्यादा इफेक्ट है। अगर सिंध बोर्ड की बुक से देखें, सिंध बोर्ड की बुक को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर, हाँ कर रहा है। पीएच, हाँ कर रहा है। कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल। रेडिएशन, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कौन सा एंजाइम है, सॉरी एंजाइम जो है, एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन कैसे इंक्रीज़ करता है, बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को और बढ़ा देता है, नहीं। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, लो कर देता है, हाँ बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। सही है, बाकी के दो ऑप्शन ऐसा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि देखो, अगर ये सही मिल गया हमें तो सी क्या कह रहा है, बाय डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं। बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन, नहीं। ऑल्थो एंजाइम के बारे में, इससे कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करने से, या क्या कहते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। सही है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंजाइम कैसे करता है, लो कर देता है एक्टिवेशन को। सही है, ऑल्थो ये भी है कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी है तो रिएक्शन भी तो बढ़ा है, लेकिन खैर हमने यहाँ पर एंजाइम का बेसिक पर्पज़ निकालना था, तो जो है सही ऑप्शन बी है। Some enzyme require the presence of non-protein molecule to behave catalytically. An enzyme devoid this molecule is called, यानी कुछ एंजाइम को जो है नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो कैटालाइटिक एक्शन परफॉर्म कर सके। सम एन एंजाइम डिवाइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे एक सिनोनियम वर्ड यूज़ किया गया डिवाइड, जिसका मतलब होता है लैक, ना होना, प्रेजेंट ना होना, एब्सेंट। तो अगर एक एंजाइम है जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एंजाइम क्या बन जाता है, हॉलो एंजाइम बन जाता है। तो अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा।
अब यहाँ पे डिवाइड इसलिए लिखा है ताकि जिस बच्चे को इसका मतलब नहीं पता वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, वो यहाँ समझेगा, वो इसकी एब्सेंस को समझेगा। सही है, तो फिर वो यहाँ पे गलती करेगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट एंजाइम, इनमें से जो कुछ स्टेटमेंट है जो एंजाइम्स के बारे में, अब हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला कह रहा है दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, बिल्कुल ठीक है। दे कैन इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल ठीक है, सही, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, अब यहाँ से ना हम एक चीज़ जज कर सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। भाई 2 मैंने पढ़ लिया ना, 2 मुझे लगा कि ठीक है, तो उसका मतलब 1 और 2 ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई ऑप्शन में जो है 1 और 2 तो लाजमी आना चाहिए। तो जिन ऑप्शन में 1 और 2 लाजमी आ रहा होगा ना, तो वो मेरे पास सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में आ रहा है नहीं, 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो ये गलत है, क्योंकि 2 भी सही है। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, ये भी गलत है। सी में 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ये सही हो सकता है, लेकिन डी कह रहा है 1 2 3 4 सारे। तो अब देखते हैं क्या 4 सही है या नहीं है, क्या 4 सही है या नहीं है। तो बेटा 4 क्या है, दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच में नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते ही नहीं है, होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम ऐसे नहीं होते जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमारे पास कौन सा सही है, ये हमारे पास 1 और 2 सही है, ये सही है। चलो 3 भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है। दे आर फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होता है, नहीं स्मूथ में नहीं होता है, रफ में हो सकता है, रफ का लिखा होता है, क्योंकि स्मूथ में तो राइबोसोम ही नहीं होता, जब राइबोसोम नहीं होता तो प्रोटीन कैसे बनेगा, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम कैसे बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है, पॉलीमरेज, हाइड्रोजिरेस, अच्छा स्पेलिंग जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आइसोमेरेज, ये सब एंजाइम है, एंजाइमेट कोई एंजाइम नहीं है। अब स्टूडेंट ये नाम देख के उसको एंजाइम समझ जाता है और दूसरे को गलत कर देता है। तो एंजाइमेट एक प्रोडक्ट का नाम है, आई गेस शैम्पू है या पता नहीं क्या, मुझे सही से याद नहीं, कोई कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट है। ये कोई इससे रिलेटेड टर्म नहीं है। व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जॉइंस विद एंजाइम इट फॉर्म, जब प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ ज्वाइन करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, हॉलो एंजाइम। अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है द लोकेशन ऑफ एन एंजाइम वेयर अ सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो वो आपको शायद यहाँ पे ये होगा कि एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट बिल्कुल ठीक है, सही, एक्टिव साइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा एक्टिव साइट जो है ना, बेसिकली इट इज़ अ 3 डायमेंशनल कैविटी प्रेजेंट इन एंजाइम टू वेयर सब्सटेंस बाइंड एंड रिएक्ट वेयर कैटालाइटिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म। तो एक्टिव साइट जो है ना, एक कन्वेंशन जस्ट लाइक दैट, कि अगर मैं आपसे पूछूं, सही, जस्ट लाइक दैट कि आप रहते हो जस्ट लाइक के नाज़माबाद के अंदर, सही है, नाज़माबाद के अंदर रहते हो, तो आपसे पूछा जाएगा, अगर जस्ट लाइक कि अगर आपसे पूछा गया कि वेयर डू यू लीव, और आपके साथ ऑप्शन हो कि भाई पाकिस्तान, सिंध, कराची और नाज़माबाद, तो आप यहाँ पे शायद आंसर क्या दोगे। अगर आप कोई किसी लोकेलिटी का बंदा अगर कोई पूछे तो आप यहाँ पे नाज़माबाद बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये लोकल प्लेस की बात की गई है। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान गलत ऑप्शन है या सिंध गलत ऑप्शन है या कराची गलत ऑप्शन है। तो आप मोस्ट एक्यूरेट की बात करते हो ताकि यहाँ से आपको लोकेट किया जा सके, सही है, प्रॉपरली लोकेट किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, एक्टिव साइट एक 3 डायमेंशनल कैविटी है एंजाइम के अंदर। उस 3 डायमेंशनल कैविटी के अंदर, वो 3 डायमेंशनल कैविटी कुछ अमाइनो एसिड से बनती है। तो उनमें से कुछ पार्ट जो होते हैं ना अमाइनो एसिड के, एक स्पेसिफिक साइट बनाते हैं जिसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये बाइंडिंग साइट वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, सही है। और फिर उसके बाद दूसरा साइट जो होता है ना एक्टिव साइट का, वो कैटालाइटिक साइट होता है और वहाँ से रिएक्शन होता है। तो अगर आप फेडरल की बुक पढ़ोगे तो उसके हिसाब से जो है बाइंडिंग साइट करेक्ट ऑप्शन है। और मेरी भी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है 5 साल मेडिकल फील्ड में गुजारने के बाद, तो वो उसके हिसाब से भी बाइंडिंग साइट करेक्ट और मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, कॉज केमिकल रिएक्शन दैट वुड नॉट अदरवाइज टेक प्लेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन को करवाता है जो कि उसके बिना होते ही नहीं। ऐसा है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसके अंदर जो कि एंजाइम के बिना नहीं हो सकते।
उसके बाद चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हम यहाँ पे एक एंजाइम है, कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी हैं जो कि हो रहे होते हैं लेकिन एंजाइम की वजह से फास्ट हो जाते हैं। तो उन रिएक्शंस के लिए ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये जो है वो गलत हो गया। तो एंजाइम जो है बेसिकली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सही है। अब अगर ऐसे रिएक्शन जो कि एंजाइम के बिना स्टार्ट ही नहीं होंगे तो उनमें भी एंजाइम यही कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन है। द डायग्राम शोज अ मेटाबॉलिक पाथवे एंजाइम। ये जो है एक डायग्राम है जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे को शो कर रहा है। सही, इसके हिसाब से इस मेटाबॉलिक पाथ यानी इसको देखकर बताना है कि क्या सही ऑप्शन है। ये क्या डायग्राम है ज़रा आपको समझा देता हूँ कि देखिए भाई, ये एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस एक्स में, सब्सटेंस एक्स से कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस वाई में और फिर एंड प्रोडक्ट बना ले रहा है। सही है। तो इसको सब्सटेंस एक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वो एंजाइम A1 है। सब्सटेंस एक्स को सब्सटेंस वाई में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वो एंजाइम 2 है और सब्सटेंस वाई को जो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए वो एंजाइम 3 है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट डाल दें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का तो उससे क्या होगा। सही है, उससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है एंजाइम 2 वुड बी पार्शियली डीनेचर्ड। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन पहले आपको दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ के बता देता हूँ। सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कंसनट्रेशन, सब्सटेंस एक्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। सब्सटेंस वाई वुड नो लॉन्गर बी फॉर्म, सब्सटेंस वाई की फॉर्मेशन रुक जाएगी। इनिशियल रिएक्टेंट वुड नो लॉन्गर बी मेटाबोलाइज्ड। अच्छा, इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। द इफेक्ट वुड बी नेग्लिजिबल, इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का डाला गया तो कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा। अच्छा जी, अब देखो पहली चीज़ यह जो है डी जो है तो ई तो नहीं हो सकता। डी का कह रहा है इनिशियली द इनिशियल रिएक्टेंट वुड नो लॉन्गर बी मेटाबोलाइज। ये रिएक्टेंट मेटाबोलाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये होगा मेटाबोलाइज क्योंकि स्मॉल अमाउंट डाला गया है। स्पीड ज़रूर स्लो हो जाएगी लेकिन रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब है डी भी गलत है। सी कह रहा है सब्सटेंस वाई वुड नो लॉन्गर बी फॉर्म, ऐसा भी नहीं है क्योंकि एक्टिविटी तो चल रही है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में गिवन है तो एक्टिविटी रिड्यूस ज़रूर हो जाएगी लेकिन चलती रहेगी तो वाई भी फॉर्म होगा। सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कंसनट्रेशन, क्या सब्सटेंस एक्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, कर जाती अगर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता तो सब्सटेंस एक्स को बाइंड करने की जगह नहीं मिलती, सब्सटेंस एक्स बढ़ जाता, लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सब्सटेंस एक्स बाइंड कर सकता है लेकिन क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस एक्स की कंसनट्रेशन कम नहीं होगी। सही है, बढ़ेगी नहीं। और तो ये ज़रूर है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस एक्स तो अभी भी मेटाबोलाइज होता रहेगा। तो एंजाइम जो है जो पहले जितने एंजाइम थे वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे थे, तो इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डालने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई बिकॉज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टरप्ट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड डीनेचरेशन। तो एंजाइम 2 वुड बी पार्शियली डीनेचर्ड। सही है, पार्शियली डीनेचर्ड हम कह सकते हैं कि पार्शियली डीनेचर्ड हुआ है, कम्प्लीटली नहीं हुआ। हॉलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, हॉलो एंजाइम जो है वो किस चीज़ से बना होता है। हॉलो एंजाइम जो है, हॉलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बात सिंध बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेडरल जो है ना कुछ अलग ही बात करता है। फेडरल क्या कहती है, फेडरल की बुक क्या कहती है बेटा, फेडरल की बुक मैं थोड़ा सा चलो बता देता हूँ कि फेडरल की बुक कहती है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ना वो को फैक्टर होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या है, वो को फैक्टर है। को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, बट द थिंग इज़ दैट को फैक्टर की दो पार्ट्स होते हैं। को फैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये एंजाइम के साथ अटैच होता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये अटैच नहीं होता है तो एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है, जब ये अटैच होता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, वो हॉलो एंजाइम कहलाने लग जाता है। तो ये एंजाइम की एक्टिवेशन कर रहा है। फिर उसके बाद बताया गया कि को फैक्टर की दो टाइप होती है, एक होता है कि भाई ये तो वो ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक है तो वो को एंजाइम कहलाता है, और अगर इनऑर्गेनिक है और वो उसके अटैचमेंट से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो वो एक्टिवेटर कहलाता है। सही है, एक्टिवेटर कहलाता है। अच्छा भाई, अब दूसरी बात ये कही गई है कि अगर ऑर्गेनिक है लेकिन डिटैचेबल है, यानी जब सिर्फ रिएक्शन के टाइम पे अटैच हो और बाकी डिटैच हो जाए तो वो को एंजाइम है, और अगर जो है वो डिटैचेबल नहीं हो फिक्स्ड हो उसके साथ
सही है, फिक्स हो तो फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फिर ये भी आगे जाके बताते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल बाइंडिंग सब्सटेंस भी होते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उनके साथ ऑर्गेनिक होता है, फिक्स्ड होता है, और उसके साथ कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ कोई मेटल पार्ट भी अटैच हो। तो खैर द थिंग इज़ डैट कि ये इस तरह से फेडरल बुक ने डिस्क्राइब किया, जबकि सिंध बोर्ड हमारी कह रही है कि जो है हॉलो एंजाइम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से बना है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की दो टाइप्स को बताया गया है कि अगर ऑर्गेनिक है तो को फैक्टर, को एंजाइम, अगर इनऑर्गेनिक है तो को फैक्टर। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन। तो आप जो है सिंध बोर्ड में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताया गया, फेडरल बोर्ड में ज़्यादा है। तो आप, और बात सही भी बिल्कुल यही है, तो आप इसी बात को मानोगे। अच्छा खैर, लेकिन ये वाला एमसीक्यू जो था इसका जो सही आंसर था वो था ए, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। अच्छा, हाइड्रोजन peroxide is highly toxic substance in the liver. It's broken down to hydrogen and oxygen by an enzyme. हाइड्रोजन peroxide जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन लिवर के अंदर जो है ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस एंजाइम की वजह से? कैटलेज की वजह से। सही है, किसकी वजह से? कैटलेज की वजह से। तो ये आपको याद होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं ज़रा, थोड़े से एमसीक्यूज रह गए अब हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। उसके बाद क्या है? द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनमें से क्या है? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लिटरली मुझे इसका आंसर नहीं पता। बेटा आप लोग मुझे बता दो, ये कैसा इतना मुश्किल सवाल है। तो काइंडली आप में से कोई भी जो है इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका बायो कैटलिस्ट को क्या कहते हैं। प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मिनरल कहते हैं, विटामिन कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। थैंक यू। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम काइनेटिक इज फॉल्स। इनमें से एंजाइम काइनेटिक इन एंजाइम की फंक्शनिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यानी जो गलत होगा वो हमारा सही जवाब होगा। an increase in substrate concentration at constant enzyme concentration। यानी अगर एंजाइम की कंसनट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही हो, वो एक्सेस में हो, और उस वक्त जब हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे, लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से प्रोपोर्शन यानी एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा अंडर सैचुरेशन लेवल। यानी एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम के बराबर हो जाएगा, तो उस वक्त फिर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये सही जवाब हमारा नहीं है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि मोस्ट एंजाइम ऑपरेटिंग इन ह्यूमन बॉडी वर्क एट बेस्ट एट टेम्परेचर 37। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इस पे ही बेस्ट वर्क करते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत जवाब है हमारा। एन एंजाइम इज़ जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी एंजाइम जो है, ये सिंध बोर्ड की बुक में लाइन लिखा, पेज नंबर 49 के ऊपर आप पढ़ोगे, रेडिएशन के ऊपर के अंदर ये जो है अल्ट्रा वायलेट की रेडिएशन जैसे ही पड़ती है, एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही लाइन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग एक्टिव साइट। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो स्टूडेंट को लगता है इनमें से कोई ऑप्शन सही होगा, वो ई की तरफ देखते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई सही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कहता है? रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कहता है? प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। यहाँ तक बात बिल्कुल सही। बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग टू द एक्टिव साइट, यानी सबस्ट्रेट को एंटर नहीं होने देता। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद जाके बैठा होता है, वो उसको एंटर ही नहीं करने देता। तो सारे ऑप्शन सही है, तो सारे जवाब ये सारे ऑप्शन है तो सही, लेकिन हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट सही करना था। सही है, हमें क्या करना था? फॉल्स सेलेक्ट करना था। तो ई जो है का आंसर है नन ऑफ दी अबव। अच्छा, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इतने भी नहीं है। अगर आप हाजिर दिमाग के साथ काम करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद है इन एसिटाइल कोएंजाइम ए द कोएंजाइम ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इज ड्राइव फ्रॉम। अच्छा, ये बात ना बुक में बड़ी खुफिया अंदाज में लिखी है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ लिखी है, ये आपको ढूंढना है। सही है, और स्टूडेंट को पता भी नहीं होता ये कहाँ है, क्या कैसी है। तो द थिंग इज़ दैट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कोएंजाइम ए के अंदर जो कोएंजाइम ए है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। वो कहाँ से बनता है? वो बनता है विटामिन बी से। वो कहाँ से बनता है? वो बनता है विटामिन बी से। सही है। अच्छा जी,
19, a dash is mostly non-protein chemical compound that is required for a protein's biological activity. इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो कि प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अच्छा ये यहाँ पे एंजाइम को प्रोटीन कह के रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव साइट नहीं है, एक्टिव साइट तो एंजाइम का ही पार्ट होता है, सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट तो ही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। कोफैक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होता है? जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है हमें। कैटलिस्ट और प्रोडक्ट गिवन है और उनमें से सही सेलेक्ट करना है। तो देखो बेटा, कैटलिस्ट क्या है? अमाइलेज, और प्रोडक्ट है ग्लूकोज। नहीं, गलत है यार, अमाइलेज कहाँ ग्लूकोज बनाता है? अमाइलेज तो माल्टोज बनाता है। ट्रिप्सिन अमाइनो एसिड, ये भी बिल्कुल गलत है। ट्रिप्सिन अमाइनो एसिड नहीं, ट्रिप्सिन तो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करता है, प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है लेकिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर रहा। अमाइलेज टू माल्टोज, ये बात बिल्कुल ठीक है, अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्यूरेट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट करेक्ट, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। सही है। तो ये आपको होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आगे की कहानी, आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।